हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी के HCS 2022 में, वो सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं HCS में वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ आइए ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। मैंगनीज इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो ऑयल्स। यानी मैंगनीज जो है वो एक कच्चे माल के रूप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आयरन ओर को स्मेल्ट करने में, पिघलाने में यूज़ होता है। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है मैंगनीज डिपॉजिट is found in almost all geological formation, however it is mainly associated with धारवाड़ सिस्टम। यानी मैंगनीज डिपॉजिट जो है वो ऑलमोस्ट सारे ही तरह के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में पाया जाता है, लेकिन ये धारवाड़ सिस्टम से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। अगर आप हिंदी में प्रेफर करते हैं तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि जो आयरन ओर है वो स्मेल्टिंग हेतु मैंगनीज का एक प्रमुख कच्चा माल है एवं फेरो एलोज जो है उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा बोला गया मैंगनीज डिपॉजिट प्रायः सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। हमें पता है कि मैंगनीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो आयरन ओर को पिघलाने में काम में आता है। ये फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। दूसरा अगर आप देखें मैंगनीज डिपॉजिट जो हर तरह के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में पाया जाता है, बट ये मेनली एसोसिएटेड धारवाड़ सिस्टम से। अगर आपने धारवाड़, कुड़प्पा इन सारे सिस्टम को पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने ये जरूर पढ़ा होगा। तो दोनों ही सही है। बट जब दोनों सही हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, कथन और कारणों वाले सवाल में, तो आपको ये सोचना रहता है कि क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है या नहीं। ये बहुत ही अहम सवाल होता है और इसे समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ फिर आप क्या है A और B तो एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन C और D में कन्फ्यूज़न आ जाएगी। सो आप सोचिए, ऐसे सोचिए, क्वेश्चन पूछ करके देखिए, काउंटर क्वेश्चन, कि अगर ये इसका आंसर दे पा रहा है या नहीं। सो अगर आप यहाँ पे पूछेंगे क्या मैंगनीज डिपॉजिट हर तरह के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में पाया जाता है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। अगर ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में ना पाया जाता या फिर अगर ये धारवाड़ सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं होता तो क्या इसका इस्तेमाल रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ नहीं होता या फिर आयरन ओर के स्मेल्टिंग में यूज़ नहीं होता? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होता। यानी ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब फिर आंसर क्या है? ऑप्शन डी। यानी दोनों ही बातें सही है, इंडिविजुअली करेक्ट हैं, बट इस वजह से स्टेटमेंट 2 की वजह से स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। ठीक है, दोनों बातें सही है बट इट इज़ नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो इसका आंसर फिर क्या? ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में बोला जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। क्या ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी? सो ये क्लास 11th की ज्योग्राफी है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज लोकेटेड ऑन द अनामलाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। यानी वेस्टर्न घाट के अनामलाई हिल्स में क्या है? अनाईमुड़ी जो कि हाईएस्ट पीक है। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट में। फॉलोड बाय डोडा बेटा। यानी सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन सी हुई फिर? डोडा बेटा। कहाँ पे है डोडा बेटा? नीलगिरी हिल्स के अंदर। ये दोनों बातें भी ध्यान में रख लीजिए, इंटरचेंज करके पूछ लिया जाता है। बोल दिया जाता है कि अनाईमुड़ी जो है वो नीलगिरी हिल्स की है और डोडा बेटा जो है वो अनामलाई की। नहीं, अनाईमुड़ी जो है वो अनामलाई हिल्स में है और डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी हिल्स में। सबसे हाईएस्ट हाइट किसकी है? अनाईमुड़ी की। सेकेंड हाईएस्ट डोडा बेटा की। सदर्न इंडिया की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आपने देख लिया ना। अगर ये क्लास 9th की NCERT में भी है, ये तो 11th का मैंने आपको दिखाया। ये देखिए कॉन्टेम्पररी इंडिया वाली, द हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड द अनाईमुड़ी एंड द डोडा बेटा। ठीक है, हाईएस्ट पीक कौन सी है? वेस्टर्न घाट में आप पढ़ सकते हैं। वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुड़ी और सेकेंड हाईएस्ट डोडा बेटा है। ठीक है, और आगे बोला गया है, ये देखिए, द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। यानी एलिवेशन की बात अगर हम करें, ऊंचाई की बात करें, तो वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंची है ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले। सो अगर सिर्फ आप यहाँ पे 1 को ही एलिमिनेट करेंगे तो A चला जाएगा यहाँ से और C, ये दोनों खत्म हो गया। अब हमारे पास बचे सिर्फ B और D। अब हमें सिर्फ सेकंड चेक करना है, क्या सेकंड सही या गलत। तो बोला जा रहा है वेस्टर्न घाट आर कंपेरेटिवली लोअर इन एलिवेशन एंड लेस कॉन्टिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट। यानी वेस्टर्न घाट जो है वो लोअर है एलिवेशन में, ऊंचाई में, और कम कॉन्टिन्यूअस है। यानी ईस्टर्न घाट के मुकाबले कम कॉन्टिन्यूअस है। सो क्लास 9th या 11th के NCERT में आप देखेंगे ज्योग्राफी वाली बुक में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट के मुकाबले ज़्यादा ऊंची है। और फिर आगे एक और बात बोली गई है कि ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डाइजेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। यानी ईस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न घाट के मुकाबले ज़्यादा डिसकंटिन्यूअस है, ज़्यादा बीच में ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि रिवर जो बहुत सारी रिवर्स है जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं आगे जाके, वो सारी रिवर्स ने डाइजेक्ट कर दिया है उस एरिया को।
राइट। इस वजह से इरेगुलर और डिसकंटिन्यूअस एरिया देखने को मिलता है ईस्टर्न घाट में, ना कि वेस्टर्न घाट में। वहीं अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, सो वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल देखने को मिलते हैं और ये कॉन्टिन्यूअस है। देखिए यहाँ पे वेस्टर्न घाट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली। अभी ये कॉन्टिन्यूअस होने के कारण इन्हें सिर्फ पासेज से ही पार किया जा सकता है। दो पहाड़ों के बीच का एरिया होता है ना, जिसे दर्रा कहते हैं, इंग्लिश में पास कहते हैं, उन्हीं पासेज के थ्रू आप वेस्टर्न घाट में क्रॉस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पासेज के कुछ नाम दिए गए हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। इन सारे को आपको मैप में लगाना है। तो ये जो वर्क दिए जाते हैं एनसीईआरटी में, ये भी करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इससे हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मैप में डेवलप होती है। सो अभी हमने साफ साफ देख लिया कि वेस्टर्न घाट जो है वो लेस कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि ज़्यादा कंटिन्यूअस है ईस्टर्न घाट के मुकाबले। ईस्टर्न घाट कम कंटिन्यूअस है क्योंकि वहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली रिवर्स है उनके कारण। सो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड गलत हो गया। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सिर्फ एलिमिनेट करें तो हमें आगे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये तो आपने पढ़ा होगा अगर आपने रिवर सिस्टम को पढ़ा है तो, कि जो जितनी भी पेनिनसुलर रिवर है उसमें से ज़्यादातर वेस्टर्न घाट से उनका ओरिजिन है। और चौथा बोला गया था ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट ईच अदर एंड नीलगिरी हिल्स। ये तो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी हाल ही में यूकेपीएससी में ही पूछा गया और यूपीपीसीएस बहुत बार ये पूछा गया है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ मिलती है? नीलगिरी हिल्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बारे दिया गया। बोला गया सिक्किम हिमालय आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन विच आर यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जाफरान। यानी सिक्किम हिमालय जो है वो करेवा के निर्माण के लिए काफ़ी फेमस है, जिसका इस्तेमाल जाफरान की खेती के लिए, जाफरान की कल्टीवेशन के लिए होता है। दूसरा स्टेटमेंट में बोला गया करेवा आर थिक डिपोजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले। ग्लेशियल क्ले जो होती है उसकी डिपोजिट है ये। एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड इन मोरेन्स। मोरेन क्या होती है? जब ग्लेशियर आकर के जमा हो जाती है और ये मोटी परत बनाती है तो वो मोरेन कहलाती है। तो उसी में जो है वो करेवा की खेती देखने को मिलती है। ये आपको 2 स्टेटमेंट में बोला गया है। सो अगेन देखिए क्लास 9th के एनसीईआरटी। अगर आप 11th के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको 9th के एनसीईआरटी पढ़ने की उतनी नीड नहीं रहेगी क्योंकि चीज़ें ओवरलैपिंग है। देखिए कश्मीर हिमालय आर ऑल्सो फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। कश्मीर हिमालय किस लिए फेमस है? करेवा फॉर्मेशन के लिए, करेवा के निर्माण के लिए। कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय, राइट। विच आर यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जाफरान, जिसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? जाफरान की खेती के लिए। देखिए करेवा के बारे में ही बताया गया है कि करेवा क्या होते हैं? ग्लेशियल क्ले की एक मोटी परत होती है, ठीक डिपोजिट होती है, और अदर मटेरियल एम्बेडेड विथ मोरेन। यानी डायरेक्टली ही एनसीईआरटी से स्टेटमेंट पिक किया गया है, हूबहू सारे ही वर्ड्स मैच कर रहे हैं। यानी यहाँ पे सिक्किम हिमालय की जगह क्या होता? बताइए, कश्मीर हिमालय। सो फर्स्ट तो गलत है। दूसरा क्या है? करेवा थिक डिपोजिट ऑफ ग्लेशियर क्ले एंड अदर मेटेरियल एम्बेडेड विथ मोरेन। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सो हमारा आंसर फिर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 तो गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है, यानी ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेव्स के बारे में आपको बताना है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक जो कि करेक्ट है वेव्स के बारे में। पहला बोला गया विंड कॉजेज वेव्स टू ट्रेवल इन द ओशन। यानी विंड के कारण जो वेव्स होते हैं वो ओशन में ट्रेवल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर विंड चलेगी तेज तो फिर वेव्स जो है वो ट्रेवल करेंगे ओशन के अंदर, यानी फर्स्ट तो सही है। अगर हम फर्स्ट को यहाँ पे करेक्ट करें तो हमारे पास सिर्फ ए और डी बचते हैं, बी और सी एलिमिनेट हो गए हैं। दूसरा बोला गया द एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर बीनीथ द वेव इज नॉट सर्कुलर। आइए पहले 4 को देख लेते क्योंकि हमें सिर्फ 2 और 4 चेक करना है। द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव आर कॉल्ड द क्रेस्ट एंड ट्रफ रेस्पेक्टिवली। ये तो सबने पढ़ा होगा 9th क्लास में साइंस में, और पहले भी पढ़ा होगा कि जो हाईएस्ट और लोएस्ट होती है वेव की वो क्या कहलाती है? क्रेस्ट और ट्रफ। तो यानी 1 और 4 सही है। अगर आप 1 और 4 को सिर्फ चेक करेंगे तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट, एक ही ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पे 1 और 4 दोनों हैं, तो इसका आंसर डी हो गया। बाकी के दोनों भी चेक कर लेते हैं। देखिए मैं आप ईजीएस्ट पॉसिबल वे में आंसर निकाल के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सारे ही स्टेटमेंट डेफिनेटली हमें एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे। तो जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उसके बेसिस पे हमारा कितना % आंसर सॉल्व हो पा रहा है वो देखना जरूरी रहेगा। द एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर बीनीथ द वेव इज नॉट सर्कुलर, नहीं सर्कुलर होगा ना। एक्चुअल मोशन जो होगा वेव के अंदर का वो सर्कुलर होगा, यानी नॉट सर्कुलर गलत है। अ स्टीप वेव्स आर नॉट फेयरली यंग वंस एंड आर प्रोबेबली फॉर्म बाय लोकल विंड्स। ये तो उल्टा बोल दिया गया। स्टीप वेव्स जो है वो यंग होते हैं, फेयरली यंग होते हैं, एंड प्रोबेबली फॉर्म बाय लोकल विंड्स। हाँ, लोकल विंड्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये भी उल्टा है, गलत है। सो हमारे पास आंसर बनता है ऑप्शन डी, 1 एंड 4 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट पीएससी का फेवरेट सवाल, कोपेन्स क्लाइमेट के बेसिस पे आपको क्लाइमेटिक रीजन को मैच करना है। सो देखिए ये कोपेन वाला जो क्वेश्चन है ये है तो फैक्चुअल, बट इसके कुछ तरीके भी होते हैं जिससे आप थोड़ी सहूलियत होगी आपको याद रखने में। डायरेक्टली इसके आंसर की बात करते हैं। सो BWSW एक्सट्रीम वेस्ट राजस्थान में देखने को मिलता है, और DFC अरुणाचल प्रदेश,
AMW की बात करें तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद AS जो है वो कोरोमंडल कोस्ट में। सो 11th क्लास की ज्योग्राफी में आपको दिखाया था। सो चैप्टर 12 जो है फिजिकल ज्योग्राफी का, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोपेन क्लासिफिकेशन काफ़ी डिटेल में दिया गया। इसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा कि ABCDE और H होता है डायरेक्टली, वो कैसे क्या कोपेन ने बनाया था। अगर आप इसे थोड़ा समझ लेंगे तो लेटर कोड निकालने में आपको आसानी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लेटर के कोड दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपको डैम को रिवर के साथ मैच करना है। सरदार सरोवर हर किसी को पता होगा, ये बहुत ही फेमस है, नर्मदा रिवर में है। तो अगर 1 को D के साथ देखें तो B और C ये तो ख़त्म हो गया, हमारे पास सिर्फ A और D बचते हैं। उसके बाद देखिए सबसे कॉमन वाला मैच करते हैं, हीराकुड, सबको पता हो कि ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, तो महानदी के साथ जाएगा। तो 3 का फिर अगर हम देखें यहाँ पे 3 में A यहाँ पे है क्या, A में नहीं, A में नहीं है वो, यानी कि D। तो आंसर क्या बना फिर हमारा, D, राइट। बाकी का भी देख लेते हैं। वैसे मेट्टूर भी बहुत कॉमन है, कावेरी और गांधी सागर भी सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन डैम के नाम दिए गए हैं। मेट्टूर कावेरी नदी में और गांधी सागर जो है वो चंबल रिवर में। सो हमारा आंसर फिर क्या है, डी। ना देखिए अगेन हमारा जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी का है। कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया, मतलब स्टेट दिए गए हैं और उनके जो फ्रेजेज यूज होते हैं उनके साथ वो दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, केरला बहुत ज़्यादा फेमस है गॉड्स ओन कंट्री के नाम से, शशि थरूर की बुक भी है इस पर। सो 4 जाएगा C के साथ। हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे, B और D में तो नहीं है, सिर्फ A और C बचे हैं। यानी अगर हम देखें फिर हमें सिर्फ चेक करना है, क्योंकि A1 तो फिर B के साथ जाएगा ही, लैंड ऑफ रिवर रेड रिवर, क्योंकि हमारे पास दोनों में ही 1 के साथ B है। और केरला का हमने देख लिया, लैंड्स ऑन गॉड। उसके बाद देखते हैं आगे मेघालय और उत्तराखंड। तो उत्तराखंड अगर आप देखें अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स होगा या लैंड ऑफ द गॉड्स। सो ऑफ कोर्स हाँ, तो फिर हमारा ऑप्शन सारे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा असम, असम किसके साथ जाएगा, लैंड ऑफ रेड रिवर के साथ। और उसके बाद मेघालय जाएगा अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स के साथ। उसके बाद हमारे उत्तराखंड दिया गया, उत्तराखंड ऑफ कोर्स देवभूमि, लैंड ऑफ द गॉड्स। और केरला है गॉड्स ओन कंट्री, यानी ऑप्शन A इज करेक्ट हियर। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी के ज्योग्राफी क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।